अध्याय 27 ग्रिफिन परिवार की चुनौती। मार्शल पथ का हर कदम कठिन था। एक बार जब कोई चौथे रैंक पर पहुंच जाता है तो वह एक सच्चा मार्शल कलाकार बन जाता है। यह एक मछली के फीनिक्स में बदलने जैसा था। एक सच्चे मार्शल कलाकार को क्लाउड काउंटी में कहीं भी बहुत सम्मान मिलता था। इस महाद्वीप पर कितने मार्शल शिक्षार्थी इस रैंक में प्रवेश करने में असमर्थ थे। मार्शल कलाकार बनना उनका सपना था। अब यह लक्ष्य इतनी जल्दी सच हो गया था। हालांकि वह जानता था कि वह जल्द ही चौथे रैंक तक पहुंचने वाला है, फिर भी यह उम्मीद से जल्दी हुआ। टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले नकुल ने चौथे रैंक तक पहुंचने की कोशिश की थी। उस समय उसे लगा कि उसकी नींव पर्याप्त ठोस नहीं है। अगर वह जल्दबाजी करता तो बाद के क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता, इसलिए उसने खुद को तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि शीर्ष बाहरी शिष्यों के खिलाफ हर मैच जो उसने लड़ा, उसने उसकी नींव को मजबूत करने में मदद की। हालांकि केवल यही बिंदु उसके लिए चौथे रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे योगेश के पिता को धन्यवाद देने जाना होगा, नकुल ने उपहास करते हुए कहा। दिनेश शॉ की उसके प्रति जानलेवा मंशा थी। छठे रैंक के दबाव को महसूस करते हुए इसने नकुल की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद की, जिससे उसे चौथे रैंक में तोड़ने की अनुमति मिली। यहां तक कि उसकी चरम स्तर की एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स भी पूर्णता की ओर बढ़ गई थीं। अगर दिनेश शॉ को यह पता होता तो वह शायद खून की उल्टी कर देता। वह दिनेश शॉ मुझे मारना चाहता है, नकुल ने खुद को चेतावनी दी। इस वजह से नकुल ये तथ्य छिपाना चाहता था कि वह चौथे रैंक में टूट गया था। उसने खुद को एक चरम तीसरे रैंक वाले की खेती के रूप में दिखाने के लिए छिपाने वाली हवा तकनीक को पूरी तरह से धक्का दिया। नकुल ऐसा लग रहा था कि वह एक आधा कदम वाला मार्शल कलाकार था, न कि एक सच्चा मार्शल कलाकार। चौथे रैंक पर पहुंचने के बाद नकुल ने सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत किया। पिछले कुछ महीनों से उसकी खेती की गति बहुत तेज थी। अपनी नींव को मजबूत करने के बाद उसने उन अंतर्दृष्टि को मर्ज करना शुरू कर दिया जो उसने प्राप्त की थीं। इस बार उसने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया और अपनी एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को आगे पीछे चलाया। अगर मेरी एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स अधिकतम स्तर तक पहुंच सकती हैं, तो अगर मैं एक उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल के उच्च स्तर से भी मिलता हूं, तो भी मैं इसे हरा सकता हूं। तारांकन नकुल ने सोचा। हालांकि नकुल ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, फिर भी यह उसके लिए एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को पूर्णता तक धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे विश्वास था कि एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को उस स्तर तक पहुंचने के लिए केवल कुछ और दिनों की आवश्यकता थी। भोर से पहले नकुल एक धुंध में बदल गया और घर लौट आया। रास्ते में उसने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया और सब कुछ दिन की तरह उज्ज्वल था। उसकी आंख 10 किमी के भीतर सब कुछ देख सकती थी। अगर ये दिन के समय होता तो ये कम से कम 2 गुना हो जाता। बाईं आंख ने उसे प्रतिक्रिया की गति, दृष्टि और दिमाग की ऊर्जा में वृद्धि दी। नकुल इस मानसिक ऊर्जा को भी नहीं समझ पाया। सरल शब्दों में, दिमाग की ऊर्जा ने किसी के मस्तिष्क को पूरे दिन इसका उपयोग करने के बाद भी थकने नहीं दिया। अगले दिन की सुबह नकुल अभी भी अपने बिस्तर पर ध्यान कर रहा था और सोया नहीं था। क्योंकि उसकी बाईं आंख की क्षमता बढ़ गई थी, नकुल ने महसूस किया कि वह शक्ति से भरा था, भले ही वह सोया नहीं था। इसका मतलब था कि नकुल के पास खेती करने के लिए अधिक समय था। क्या यह नकुल का घर है? घर में एक कुरकुरा खटखटाने की आवाज आई। ये कौन है? लोलाक्षी शॉ दरवाजा खोलने गई। बाहर एक शानदार ढंग से कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके पीछे कुछ नौकर थे। भले ही वे नौकर थे, फिर भी उनमें दूसरे रैंक की ताकत थी। नकुल ने महसूस किया कि वह आदमी परिचित लग रहा था। मुख्य प्रबंधक। तरुण शॉ चौंक गया क्योंकि वह उसे प्राप्त करने गया था। नकुल को एहसास हुआ कि यह व्यक्ति बाहरी शिष्य का मुख्य प्रबंधक था। मुख्य प्रबंधक के हाथों में बहुत शक्ति थी और वह शायद ही कभी देखा जाता था। खेती के मामले में वह पहले ही मार्शल पद के छठे रैंक पर पहुंच चुका था और दिनेश शॉ से अधिक मजबूत था। तरुण शॉ ने जल्दी से मुख्य प्रबंधक को अंदर आमंत्रित किया। तरुण शॉ, इतना अच्छा बेटा होने के लिए ये तुम्हारी किस्मत है। मुख्य प्रबंधक मुस्कुराया। ये नौजवान मुख्य प्रबंधक को देखता है। नकुल अपने कमरे से बाहर आया और थोड़ा झुक गया। उसी समय उसने छुपाने वाली हवा तकनीक को पूरी तरह से धक्का दिया ताकि मुख्य प्रबंधक ये न देख सके कि वह चौथे रैंक में टूट गया था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैंने तुम्हारी जानकारी देखी है। 14 साल का भी नहीं और तुमने पहले ही आंतरिक शक्ति बना ली है, एक आधा कदम वाला मार्शल कलाकार बन गया है। नीरज शॉ भी उस समय तुम्हारे जैसा ही था, मुख्य प्रबंधक ने प्रशंसा की। थोड़ी बात करने के बाद नकुल ने पूछा, प्रबंधक क्यों आए हैं? मैं लगभग भूल गया था कि मुझे क्या करना था। प्रबंधक थोड़ा खांसता था, फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति को फिर से शुरू करता था। तुम्हारे प्रदर्शन के कारण संप्रदाय ने तुम्हारी खेती में पूरी तरह से मदद करने का फैसला किया है। अब से तुम आंतरिक शिष्यों के क्षेत्र में जा सकते हो और तुम्हें 500 चांदी का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर हर मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तरुण शॉ और लोलाक्षी शॉ बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने अपना धन्यवाद दिया।
यहाँ तक कि नकुल भी थोड़ा चौंक गया था। उसने नहीं सोचा था कि संप्रदाय इतनी जल्दी उसके पास आएगा। 500 चांदी का मासिक भत्ता उसकी मूल राशि से 20 गुना से अधिक था। जब वह पहले रैंक पर था तो उसे 10 चांदी का मासिक भत्ता मिला था। उसे दूसरे रैंक पर 20 चांदी मिली। अब न केवल उसका भत्ता बहुत बढ़ गया बल्कि उसे अन्य लाभ भी मिले। यह एक पदोन्नति की शक्ति थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि नकुल का प्रदर्शन बहुत ही असाधारण था कि उसे मुख्य टूर्नामेंट से पहले भी आंतरिक शिष्यों के स्थान पर ले जाया गया था। संप्रदाय और प्रबंधक को बहुत धन्यवाद, नकुल ने विनम्रता से कहा। इस तरह के एक विशाल संप्रदाय में पैदा होने के नाते, हालांकि कुछ चीजें अनुचित थीं, फिर भी उसे संप्रदाय के भीतर सबसे अच्छा उपचार मिला। ये प्रतिस्पर्धा और सीमित संसाधनों के कारण था। ठीक है, मैं तुम्हें बसाने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा। मुख्य प्रबंधक ने अपने पीछे के नौकरों को आदेश दिया। नकुल उसी दिन अपने नए घर में चला गया। जो कोई भी इस क्षेत्र में रहता था उसे संप्रदाय का संरक्षण मिलेगा, चाहे वे शिष्य हों या रिश्तेदार। यहाँ पहुँचने का मतलब था कि न केवल नकुल संरक्षित था, उसके माता पिता भी थे। ये बगीचा बहुत बड़ा है, यह आसानी से मुझे यहाँ प्रशिक्षण के लिए फिट कर सकता है। इस जगह में एक पढ़ने का कमरा, बाथरूम, भंडारण कक्ष और यहाँ तक कि एक घोड़े का बाड़ा भी है। नकुल उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वह अंदर चला गया था। चूंकि उसे संप्रदाय से उच्चतम उपचार मिला था, इसका मतलब था कि उन्हें कुछ नौकर भी मिले। अंदर जाने के बाद नकुल ने एक बार फिर से अपनी नींव को मजबूत करना शुरू कर दिया। आमतौर पर वह घर के अंदर प्रशिक्षण लेता था, लेकिन जब वह एक गुप्त चाल में प्रशिक्षित होता था तो वह एक छिपी हुई जगह पर जाता था। 2 दिनों के बाद उसकी नींव मजबूत हो गई थी। मुख्य टूर्नामेंट तक 10 और दिन हैं। मुझे शीर्ष 3 पदों के लिए लड़ने का मौका पाने के लिए कम से कम एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स को पूर्णता के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उस रात उसकी एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स अधिकतम स्तर तक पहुंच गई। अब अधिकतम स्तर की एंग्री ड्रैगन फिस्ट से हर मुट्ठी गड़गड़ाहट का कारण बनी। क्रैक! नकुल ने आसानी से अपने सामने एक पेड़ को तोड़ दिया। इस आकस्मिक मौके में ग्रीन हेडेड टाइगर किंग के समान शक्ति थी। नकुल अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। आंतरिक या बाहरी शिष्यों में से कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने एक मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट को पूर्णता के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई इतना प्रतिभाशाली था तो वे आसानी से एक उच्च रैंक मार्शल आर्ट कौशल को उच्च या चरम स्तर पर प्रशिक्षित कर सकते थे। अगली सुबह नकुल अपनी आंतरिक शक्ति को प्रशिक्षित करते हुए पालथी मारकर बैठ गया। अब उसके पास खेती करने के लिए अधिक समय था, इसलिए उसकी एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक लगातार बढ़ी। नकुल, नकुल! बाहर से एक चिल्लाहट आई। नकुल ने देखा कि कुछ परिचित बाहरी शिष्य उसके दरवाजे के बाहर भागते हैं। उनमें से एक कुणाल था। क्या हुआ? नकुल थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। कुछ ग्रिफिन परिवार के शिष्य हमें चुनौती देने आए। मेरे भाई और दिलीप शॉ सभी बुरी तरह से हार गए, कुणाल ने कहा। ग्रिफिन परिवार के शिष्य, चुनौती? इसका मुझसे क्या लेना देना है? तारांकन नकुल ने सोचा। उनमें से कुछ तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं, शीर्ष बाहरी शिष्य, कुणाल ने जारी रखा। वे कहाँ हैं? चूंकि अन्य लोग उसे चुनौती देना चाहते थे, इसलिए नकुल इससे बचने वाला नहीं था। खासकर जब से वह अभी टूट गया था, वह थोड़ा घूमना चाहता था। जल्द ही नकुल ने अन्य बाहरी शिष्यों का अनुसरण किया और शॉ संप्रदाय के सामने के गेट पर पहुंचे। सामने से शोर आया, हे, नए शॉ संप्रदाय के शिष्य बहुत कमजोर हैं। भयालोक तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 3 अर्ध मार्शल कलाकार भी तुम्हारी एक चाल को रोक नहीं सकते। मैंने सुना है कि तुम्हारे शॉ संप्रदाय में नकुल नाम का एक नया प्रतिभाशाली है, उसे बाहर आने दो और लड़ो। सामने के गेट पर लगभग 20 ग्रिफिन शिष्य खड़े थे। सामने 2 लोग थे, एक का चेहरा दागदार था जबकि दूसरे ने घास की टोपी पहन रखी थी। इन दोनों लोगों की खेती दोनों चौथे रैंक पर पहुंच गई थी। खासकर घास की टोपी वाले युवक की खेती चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई थी। ये वह है। नकुल ने दागदार चेहरे वाले युवक को पहचान लिया, वह आलोक ग्रिफिन था। ऐसा लग रहा था कि उसने बाघ के खिलाफ लड़ने के बाद चौथे रैंक में तोड़ दिया था। अभी ग्रिफिन शिष्यों का ऊपरी हाथ था। मौजूद सभी ग्रिफिन शिष्यों ने जयकार की, जबकि शॉ परिवार के 5 या 6 युवक जमीन पर लेटे थे। अतुल और गिरीश को चोटें लगी थीं। नकुल, तुम यहाँ हो, अतुल ने कहा, फिर अपनी चोटों के दर्द के कारण कराह उठा। आखिरकार नकुल अब शीर्ष बाहरी शिष्य था। अध्याय 28, युद्ध। शीर्ष बाहरी शिष्य, नकुल यहाँ है। वह बाहरी शिष्यों का नया राजा है। नकुल की उपस्थिति से थोड़ी हलचल हुई। हे, मैंने सोचा था कि कोई मजबूत होगा, न कि एक कमजोर आधा कदम मार्शल कलाकार। मुझे लगता है कि नीरज को इसके बजाय बाहर आना चाहिए, घास टोपी वाले युवक ने तिरस्कार से कहा। उनमें उसकी खेती सबसे अधिक थी, इसलिए वह अभी तक नहीं लड़ा था। जब आलोक ग्रिफिन ने नकुल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। नकुल, वह आलोक ग्रिफिन शीर्ष बाहरी शिष्य है। उसने हम में से 3 को एक ही चाल में हरा दिया, गिरीश ने चेतावनी दी। 3 लोग एक चाल में?
तारांकन नकुल थोड़ा हैरान था क्योंकि गिरीश और बाकी सभी अर्ध मार्शल कलाकार थे। नकुल, हम फिर से मिलते हैं। क्या तुम्हें हमारी लड़ाई अभी भी याद है? आलोक ग्रिफिन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। उसने नकुल की खेती के कारण उसे कम नहीं आंका। पिछली बार स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में आलोक ग्रिफिन यह नहीं भूला था कि नकुल तब केवल दूसरे रैंक के चरम पर था और उसने मोहित ग्रिफिन को हरा दिया था जो तीसरे रैंक के चरम पर था, 3 चालों में। आधे महीने पहले आलोक ग्रिफिन चौथे रैंक पर पहुंच गया, ग्रिफिन परिवार का शीर्ष बाहरी शिष्य बन गया। फिर उसने सुना कि शॉ परिवार में एक नया प्रतिभाशाली है, केवल 13 साल की उम्र में जिसने पहले ही आंतरिक शक्ति बना ली थी, शीर्ष बाहरी शिष्य बन गया था। और उस प्रतिभाशाली को नकुल कहा जाता था। आज शॉ संप्रदाय को चुनौती देना कोई संयोग नहीं था। आलोक ग्रिफिन का लक्ष्य नकुल था और घास टोपी वाले युवक का लक्ष्य नीरज था। बेशक मुझे याद है। नकुल आगे बढ़ा। भीड़ ने जगह दी। नकुल और आलोक ग्रिफिन एक दूसरे से कुछ मीटर दूर खड़े थे क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। ग्रिफिन परिवार का घास टोपी वाला युवक थोड़ा हैरान था। हालांकि आलोक ग्रिफिन अभी अभी चौथे रैंक पर पहुंचा है, उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। फिर भी वह इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहा है। मेरी खेती और उम्र दोनों तुमसे अधिक हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवार का उपयोग नहीं करूंगा, आलोक ग्रिफिन ने अपनी तलवार को म्यान में डालते हुए कहा। आलोक ग्रिफिन, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की सलाह दूंगा, नकुल ने आत्मविश्वास से कहा। उसके शब्दों ने 2 अलग अलग परिवार के शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। हम्फ, उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ग्रिफिन परिवार के शिष्य हंसते हुए थे जबकि शॉ परिवार के शिष्य चौंक गए थे। जैसी तुम्हारी इच्छा। आलोक ग्रिफिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार को फिर से बाहर निकाला। ये शुरू हो रहा है, नकुल ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर में अपनी आंतरिक शक्ति को धक्का दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कई दर्शक उसकी क्रियाओं को नहीं देख सके। इसके अलावा नकुल के शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई वजन नहीं है क्योंकि यह चारों ओर तैरता था। थर्ड विंड स्लाइस। आलोक ग्रिफिन की लंबी तलवार तुरंत बाहर उड़ गई। तारांकन शुवा 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 तारांकन। आधे सांस के समय में आलोक ग्रिफिन ने 3 बार स्लाइस किया था। उसके चारों ओर बिखरे हुए पत्ते आसानी से धूल में मिल गए थे। एंग्री ड्रैगन फिस्ट। नकुल ने आसानी से चकमा दिया और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक की मदद से अपनी चपलता नहीं खोई। उसने आसानी से पहली 2 तलवारों को चकमा दिया। बैंग। केवल तीसरे वार पर ही नकुल की मुट्ठी, जो हरी चमक रही थी, आलोक ग्रिफिन की तलवार से टकराए। क्या विस्फोटक ताकत और वह आंतरिक शक्ति इतनी रहस्यमय लगती है। आलोक ग्रिफिन ने महसूस किया कि उसकी बाँह सुन्न हो गई क्योंकि उसके हाथ में लंबी तलवार लगभग उसकी पकड़ से गिर गई थी। उसने ये भी महसूस किया कि एक बहुत तेज और शक्तिशाली आंतरिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। टेन टिल्ड 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 टिल्ड। आलोक ग्रिफिन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया क्योंकि वह मुश्किल से प्रतिद्वंद्वी के हमले को रद्द करने में कामयाब रहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस आदान प्रदान में उसका निचला हाथ क्यों था। सबसे पहले, नकुल की एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स में एक पागल विस्फोटक शक्ति थी, ये पहले ही अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। दूसरे, मुक्का सीधे उसके हमले में कमजोरी के लिए गया। तीसरा, नकुल की ची उससे कमजोर नहीं थी, यह एक निश्चित डिग्री तक उससे भी अधिक जटिल थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह अंतिम था। एक सच्चे मार्शल कलाकार होने के नाते वह एक आधा कदम मार्शल कलाकार से कैसे हार सकता था। एंग्री ड्रैगन की 7वीं मुद्रा। नकुल ने अपने मुट्ठी कौशल का उपयोग करना जारी रखा और हमला करता रहा क्योंकि उसका ऊपरी हाथ था। चूंकि एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स पूर्णता तक पहुंच गई थी, नकुल की चाल मूल कौशल के प्रतिबंधों को छोड़ गई थी। खासकर जब एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है तो इसकी चपलता बढ़ जाती है। छठी विंड स्लाइस। आलोक ग्रिफिन बिल्कुल भी झिझका नहीं क्योंकि उसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। ठंडा प्रकाश क्षेत्र के चारों ओर घूमता था। एक के बाद एक तलवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ मीटर के भीतर बंद कर दिया। देखने वाले लड़ाकों की अभिव्यक्ति बदल गई। नकुल जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की चाल एक क्षेत्र का हमला था जो उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नकुल पीछे नहीं हटा, इसके बजाय उसने चकमा दिया और कभी कभी उनके दोषों को मारकर हमलों को रोक दिया। गति के मामले में उसने आसानी से आलोक ग्रिफिन को हराया और उसकी क्यूई भी बहुत अधिक थी। डांग। नकुल की मुट्ठी आलोक ग्रिफिन की तलवार के पीछे लगी। नकुल ने आंतरिक शक्ति युक्त कई मुक्के भी बाहर भेजे। आलोक ग्रिफिन केवल पीछे गिर सकता था। वाह! 7 मुक्कों के बाद आलोक ग्रिफिन ने आखिरकार एक मुंह भर खून थूक दिया और लड़ाई के घेरे से बाहर निकल गया। धन्यवाद। नकुल हल्के से मुस्कुराया, बाकी शिष्यों को सदमे में छोड़ दिया। इतना मजबूत एक आधा कदम मार्शल कलाकार ने एक सच्चे मार्शल कलाकार को हराया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे शॉ संप्रदाय का सबसे मजबूत बाहरी शिष्य है। एक आधा कदम मार्शल कलाकार की शक्ति का उपयोग करते हुए एक सच्चे मार्शल कलाकार को हराना वास्तव में कठिन था। नकुल को अपनी लड़ाई में प्रतिबंधित किया गया था।
उसकी शक्ति, आंतरिक शक्ति और एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। फिर भी उसने 10 चालों में आलोक ग्रिफिन को हरा दिया। मैं तुम्हारे कौशल की प्रशंसा करता हूँ। हालांकि आलोक ग्रिफिन हार गया, उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे शांत महसूस हुआ। नकुल प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह न तो बहुत अभिमानी था और न ही बहुत विनम्र। उसकी मानसिकता ये बता सकती थी कि उसके बाद के दिन कम नहीं होंगे। हे, बुरा नहीं बच्चा, मैं उदय ग्रिफिन भी लड़ना चाहता हूँ, घास टोपी वाले युवक ने कहा। शुवा, उसकी दोनों बाहों ने उसकी टी शर्ट और टोपी को फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर उसका मांसल शरीर दिखाई दिया। शौ संप्रदाय के शिष्यों ने एक ठंडी सांस ली। नकुल ने अपनी बाईं आंख से उसका निरीक्षण किया और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उदय ग्रिफिन के शरीर का हर इंच कांस्य में ढका हुआ लग रहा था। शक्तिशाली ताकत उसके शरीर के माध्यम से चल रही थी। नकुल, सावधान रहो, वह उदय ग्रिफिन है, ग्रिफिन परिवार का तीसरा सबसे मजबूत आंतरिक शिष्य, और उसने चौथे स्तर तक कांस्य त्वचा धातु शरीर को प्रशिक्षित किया है। यहाँ तक कि तलवारें भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। गिरीश ने चेतावनी दी। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उदय ग्रिफिन धीरे धीरे ऊपर चला गया। हालांकि उसने जानबूझकर नकुल को डराने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने केवल चलकर ही बहुत दबाव डाला। केवल शरीर की ताकत से ही वह चौथे रैंक वालों का सामना कर सकता है। नकुल ने एक अनदेखे दबाव को महसूस किया। नीरज को चुनौती देने से पहले तुम मेरी डिश होगे। उदय ग्रिफिन ने अपने होठों को चाटा। जैसा कि वह बात कर रहा था, वह लापरवाही से नकुल की ओर चल रहा था। जो दबाव उसके साथ आया वह और भी स्पष्ट था। नकुल ने महसूस किया कि उदय ग्रिफिन के शरीर पर कई खामियां थीं। फ्लेमिंग मेटल फिस्ट। नकुल ने आंतरिक शक्ति को आसानी से बनाने और प्रतिद्वंद्वी की छाती पर आसानी से मारने के लिए एयर ब्रीदिंग क्रॉसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। पेंग। जैसे ही मुट्ठी उदय ग्रिफिन से टकराई, बाद वाला हंसा, ये तुम्हारी सारी ताकत है। क्या मजबूत शरीर है। देखने वाले शिष्य घूर रहे थे। अच्छा नहीं, नकुल के मुके ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को भी नहीं तोड़ा। बाहर निकलो। उदय ग्रिफिन की चिल्लाहट गरज की तरह जोर से थी। उसने लापरवाही से अपनी बाँह हिलाई और मोटी धातु जैसी आंतरिक शक्ति कुचलने लगी। ये चाल शायद 5वें रैंक वालों को भी धमकी दे सकती है। ये भाग्यशाली था कि नकुल ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और जल्दी से अपनी खुद की चीगी ढाल बनाई। तारांकन पेय। किंग। हर बार जब वे टकराते थे तो नकुल को अपनी बाँह सुन्न महसूस होती थी। वह जानता था कि उनके बीच सबसे बड़ा अंतर शरीर की ताकत और रक्षा था। उदय ग्रिफिन ने अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मांसपेशियां धातु की तरह मजबूत थीं, जिसका मतलब था कि उसकी शक्ति चौथे रैंक के सामान्य लोगों से अधिक थी। नकुल की खेती को आधा कदम मार्शल कलाकार पर रोक दिया गया था। उसकी शक्ति और आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल 60-70% तक किया जा सकता था, इसलिए जाहिर है कि वह जीत नहीं सकता था। हा, बच्चा, तुम बहुत कमजोर हो। जल्दी करो और नीरज शॉ को बुलाओ। उसके अलावा कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। नकुल को एक चाल में पीछे धकेलने के बाद वह अचानक रुक गया। किंग। नकुल एक पंख की तरह था जो जमीन पर शालीनता से उतरा। चूंकि उसकी गति और आंतरिक शक्ति में फायदा था, नकुल हार नहीं जाता। उदय ग्रिफिन असहाय था और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह नीरज से लड़ने के लिए अपनी ताकत को संरक्षित करना चाहता था। सच में, नीरज के अलावा कोई भी तुम्हारा मैच नहीं है। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कौन है वहां? उदय ग्रिफिन ने चिल्लाया। हर किसी की आंखें आवाज के मालिक की ओर मुड़ गईं। इसमीन शॉ। हर किसी के विचार में एक ठंडा युवक धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके हर कदम ने उन पर एक ठंडक का कारण बना दिया। इसमीन शॉ, आंतरिक शिष्यों में तीसरा, नीरज और आशु से थोड़ा कमजोर। नकुल ने इसमीन शॉ का भी निरीक्षण किया। हालांकि जैसे ही उसकी बाईं आंख इसमीन शॉ पर बंद हो गई, उसे एक बड़ा झटका लगा। मार्शल पद का 5वां रैंक। चौथा नहीं, बल्कि मार्शल पद का 5वां रैंक। ये कैसे संभव है? इसमीन शॉ 5वें रैंक पर कब पहुंचा? दोनों परिवारों के शिष्यों ने चिल्लाया। ऐसा लगता है कि आंतरिक शिष्यों में पहला स्थान बदल सकता है। मैंने सुना है कि नीरज भी 5वें रैंक पर नहीं पहुंचा है। इसमीन शॉ की उपस्थिति ने सभी को चकित कर दिया। उसकी ठंडी आंखों ने भीड़ के माध्यम से स्कैन किया और अंत में नकुल के चेहरे पर उतरा। तुम नकुल हो? हम। नकुल ने अपनी ओर एक ठंडा दबाव महसूस किया और सोचा, क्या यह इसमीन शॉ मुझे जानता है?